नमस्कार दोस्तों। इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। हम सब जानते हैं कि चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान और कूटनीति से भरा हुआ व्यक्ति था। अगर वो नहीं रहता तो चंद्रगुप्त मौर्य को शायद गद्दी मिलना मुश्किल था। लेकिन आज के समय में अगर इंडिया में कोई चाणक्य है तो वो है केवल एक ही व्यक्ति, अजीत डोभाल। आज के डेट में अजीत डोभाल जैसा कोई चाणक्य नहीं हो सकता। वो एक सच्चे देशभक्त हैं। अजीत डोभाल भारत में रियल जेम्स बॉन्ड के रूप में भी लोकप्रिय हैं। अजीत डोभाल इस देश के लिए कई सारे शीर्ष गुप्त मिशन और राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कई सारे खुफिया अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे, चाहे वह 1971 के तालाशेरी के दंगा हो, या फिर 1999 के एयर इंडिया का विमान का अपहरण हो, या फिर कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान हो, या फिर हाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो। सब में अजीत डोभाल सक्रिय रूप से हिस्सा रहे। आज का ये वीडियो उन्हीं के बारे में है। हम आपको बताएंगे कि वह किस तरह पाकिस्तान में एक जासूस बनकर 7 साल गुजारे थे। हम आपको बताएंगे कि वह किस तरह अपने जान पे खेलकर पाकिस्तान गए और वहां रहकर किस तरह वह आईवी और रॉक के लिए काम किया। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वह किस तरह पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल किए। तो पूरी कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि अजीत डोभाल है कौन। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 के उत्तराखंड के पौरी गोडवाल के एक गांव में हुआ था। इनका पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। डोभाल जी की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर के एक मिलिट्री स्कूल में हुआ था। फिर वो आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर का डिग्री हासिल की। इसके बाद ये यूपीएससी का एग्जाम दिए और 1991 में आईपीएस के रूप में इनका पोस्टिंग केरल में हुआ। वहां पर उन्हें एसएसपी का पोस्ट दिया गया। इसके बाद वो फिर आईवी और ओ ज्वाइन कर लिए और फिर आगे उनका सफ़र यूं ही चलता रहा। फिर आगे चल के वो भारत के एनएसए के रूप में अपना योगदान दिया। बात 1974 की है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। 18 मई 1974 को भारत स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहली बार राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। कुछ दिन बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसको इसका भनक लग गया, अब वो भी न्यूक्लियर बनाना चाहता था। उस समय पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्ट दिखाए। उस समय पाकिस्तान में अब्दुल कादिर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करता था, जिसे पाकिस्तान का फादर ऑफ न्यूक्लियर कहा जाता है। अब्दुल कादिर उस समय हॉलैंड के एक यूरेनियम प्रोग्राम में काम कर रहे थे। न्यूक्लियर के बारे में उनको अच्छी खासी समझ थी, लेकिन वह दूसरे देश हॉलैंड के लिए काम कर रहे थे। उनका मन में बहुत इच्छा रहता था कि वो भी अपने देश पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर सक्षम देश बनाए। इसी सोच के साथ वे अपने बात को जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने रखे। जुल्फिकार अली भुट्टो पहले से ये सब चाहते ही थे, इसीलिए जुल्फिकार अली भुट्टो भी फट से राजी हो गए। अब्दुल कादिर हॉलैंड से चले आते हैं और अपने साथ वहां से न्यूक्लियर प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट और साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट चुरा कर पाकिस्तान चले आते हैं। उन डॉक्यूमेंट में सब जानकारी दिया हुआ था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलेगा, सब डिटेल दिया हुआ था और साथ में कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ था। बाद में इनके बारे में जब हॉलैंड सरकार को पता चला कि ये डॉक्यूमेंट चुरा कर वहाँ से भागे हैं, तो वहाँ की सरकार इन पर केस भी किया। 31 जुलाई 1976 को पाकिस्तान के रावलपिंडी के कहूटा नामक जगह पर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एक इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी ERL का स्थापना किया गया। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर खान रिसर्च लेबोरेटरी रखा गया। अब्दुल कादिर को इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में रखा गया। इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में उस समय पाकिस्तान के साथ चाइना और फ्रांस भी इसकी मदद कर रहा था। काम स्टार्ट था, सब ठीक ठाक चल रहा था। ये जो अब्दुल कादिर थे, इनके मन में लालच आ जाता है। लालच की वजह से अब्दुल कादिर ने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और ब्लूप्रिंट को नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं। वैसे 2003 में इनके ऊपर एक आरोप भी लगाया गया था कि ये नॉर्थ कोरिया के साथ लीबिया, ईरान, चाइना के साथ भी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट को इलीगल तरीका से शेयर किए थे। फ्रांस को जब पता चला कि सारा जानकारी पाकिस्तान किसी दूसरे देश के साथ इलीगल तरीका से शेयर कर रहा है, तो फिर फ्रांस अपना हाथ पीछे खींच लेता है और इसे सपोर्ट देना बंद कर देता है। अब बात अपने भारत के करते हैं। वक्त था 1976। उस समय सिक्किम अपने आप को भारत से अलग करना चाहता था, लेकिन सिक्किम को किसी तरह से मर्ज करवाया गया।
सिक्किम को मर्ज करवाने में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही साथ उस समय मिजोरम में भी इंसर्जेंसी चल रही थी। इस इंसर्जेंसी को भी दबाया गया। इसको दबाने में अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा योगदान था। वे बहुत हिम्मत और चतुराई से इस पेचीदा काम को बहुत आसानी से कर लिया। साथ ही साथ उस समय भारत में पाकिस्तान से घुसपैठ की समस्या भी चल रहा था और उस समय चारों तरफ खबर फैल गई थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है। पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के लिए उस समय सिर दर्द बना हुआ था। उस समय इंडिया को जानना बहुत जरूरी हो गया था कि क्या सच में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है। इन सब बातों के लिए इंदिरा गांधी परेशान थी। इसीलिए इंदिरा गांधी आईवी और रॉ की एक मीटिंग बुलाती है। मीटिंग होता है, समस्या को डिस्कस किया जाता है और रिजल्ट ये निकलता है कि हम अपने कुछ जाबाज ऑफिसर को गुप्त तरीके से पाकिस्तान भेजेंगे और ये लोग वहां से भेष बदल कर जासूसी करेंगे और इंडिया के लिए जरूरी जानकारी देंगे। उस समय 5 या 6 बेहतरीन ऑफिसर को पाकिस्तान भेजने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। उसमें अजीत डोभाल का भी नाम रहता है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सिक्किम और मिजोरम की समस्या को हल करने का एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान भेजने से पहले इन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। उर्दू का पूरा जानकारी इनको सिखाया जाता है। मुस्लिम का वेशभूषा, चाल ढाल, रहन सहन सब इनको सिखाया जाता है। पाकिस्तान के बारे में इन्हें तमाम जनरल नॉलेज की बातें बताई जाती है। साथ ही साथ इनको पाकिस्तान के इतिहास, भूगोल सब चीज रटा दिया जाता है। फिर गुप्त तरीके से इनको 1976 में पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान जाकर ये लोग अलग अलग जगहों पर अपना दिन गुजारते हैं। कोई पेशावर में रहता है तो कोई रावलपिंडी में रहता है तो कोई लाहौर में रहता है तो कोई इस्लामाबाद में। ये लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग भेष बदल के रहे। कोई भिखारी बनकर रहता तो कोई फकीर बन के रहता। इस तरह वहां रहकर वह भारत के लिए जासूसी करते। ये लोग धीरे धीरे वहां के सभी चीजों को जानने लगे। जो भी जानकारी इन सबको मिलता वो सीधे इंडिया के रॉ और आईवी को इन्फॉर्म करते। कुछ समय बीतता है। इन लोगों के सामने एक मुश्किल था कि सब चीज की जानकारी तो मिल रहा है लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है। ये लोग चप्पा चप्पा छान मार लिए लेकिन फिर भी नहीं पता चला कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ है। फिर रॉ के नेटवर्क में एक इंटेल मिलता है और पता चलता है कि न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ी इलाका कहूटा में है। अब लेबोरेटरी का तो पता चल गया। अब इन लोगों को जानकारी मिल गई थी कि रावलपिंडी में एक लेबोरेटरी है, पर इनके लिए मुश्किल था पता कर पाना कि क्या यहाँ सही में न्यूक्लियर पे काम चल रहा है। वहां पर लगातार साइंटिस्ट का आना जाना लगा रहता था। डोभाल जी एक जुगाड़ लगा लिए जिससे पता चल गया कि अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम हो रहा था। दरअसल बात ऐसी है कि जो लोग न्यूक्लियर प्लांट पे काम करते हैं उनके पूरे शरीर में रेडिएशन भर जाता है। स्किन, हेयर सब जगह पे रेडिएशन आ जाता है। ये बात डोभाल जी के माइंड में आ गया। वो कुछ साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे। वे ध्यान रखने लगे कि ये साइंटिस्ट कहाँ जाते हैं, कब कब क्या करते हैं। ये लोग पता कर लेते हैं कि एक साइंटिस्ट अपना हेयर कट करवाने किसी एक सैलून में जाता है। फिर क्या था, जब अगली बार वह साइंटिस्ट वहां पे हेयर कटवाने गया तो उसका कटा हुआ हेयर का सैंपल ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं। कहा जाता है कि इसके लिए ये लोग भिखारी बन के सैलून के आसपास कई दिनों तक भटकते रहे। हेयर को कलेक्ट करके उसे गुप्त तरीका से भारत भेजा जाता है और यहाँ टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट में पता चल जाता है कि इसमें रेडिएशन है। अब तो कंफर्म हो गया कि उस खान रिसर्च लेबोरेटरी में न्यूक्लियर पर ही काम चल रहा है। यह बात जानना रॉ और आईवी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। कुछ दिन बाद एक और कामयाबी मिला। डोभाल जी के पास किसी को मनवाने या अपना बात को समझाने या साथ मिलाने का एक अलग टैलेंट था। वे एक साइंटिस्ट को अपने ओर मिला लेते हैं और उसको तैयार करवा देते हैं कि वो उस लेबोरेटरी का ब्लूप्रिंट इंडिया को देगा। इसके लिए उस साइंटिस्ट बदले में $10,000 का डिमांड रखता है ताकि वह उस पैसा से पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो जाए। लेकिन उस समय इंडिया में खेला हो जाता है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंजेस हो जाती है। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से परेशान होकर लोगों ने 1977 के इलेक्शन में सरकार ही बदल दी। अब जनता पार्टी का सरकार आ जाता है। मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बनते हैं। देसाई जी गांधी टाइप के लोग थे। उनकी विचार में गांधी जी कूट कूट से भरे हुए थे। मोरारजी देसाई आईवी और रॉ को एक अलग नजर से देखते थे। इनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने ऑपोजिशन के नेताओं को जासूसी के लिए आईवी और रॉ का उपयोग करती थी। और इधर पाकिस्तान से डोभाल जी फोन करके रॉ के चीफ को बताते हैं कि एक साइंटिस्ट को वो मिला लिए हैं और वह ब्लूप्रिंट देने के लिए तैयार है। बदले में वो $10,000 का डिमांड करता है।
उस समय रॉ के चीफ NF संतोख हुआ करते थे। यह बात को यह डायरेक्ट मोरारजी देसाई को बताते हैं। सारी बातें सुनकर देसाई जी कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आईवी और रॉ की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। मोरारजी देसाई गांधी विचार होने के कारण उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पे क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना, यह उसकी आंतरिक मामला है, उसमें इंडिया का हस्तक्षेप करना गलत होगा। और वो $10,000 देने को भी मना कर देते हैं। इस बात से पूरा प्लान पे पानी फिर गया था, सारा मेहनत बेकार हो गया था, क्योंकि जब ऊपर से कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन डोभाल जी और आईवी हार मानने वाले नहीं थे। वो किसी तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना चाहते थे। उस समय इजराइल पाकिस्तान का दुश्मन हुआ करता था और इंडिया के साथ दोस्ती हुआ करता था। वो इस मिशन में अपने साथ इजराइल को मिला लेते हैं। डोभाल जी चाहते थे कि अगर हम नष्ट नहीं करेंगे तो किसी और से नष्ट करवा देंगे, इसीलिए वह इजराइल को अपने साथ इस मिशन में मिला लेते हैं। इजराइल का खुफिया विभाग मोसाद के साथ सारा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और इजराइल भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश बने। मोसाद को सारा डिटेल मिल चुका था और वह तुरंत खान रिसर्च लेबोरेटरी पर अटैक कर उसे खत्म करने का प्लान बना लिया। सारा तैयारी हो गई, सब फिक्स हो गया कि कौन सा रॉकेट, कौन सा लड़ाकू विमान कहां से और कैसे हमला करेगा। लेकिन उस समय इजराइल के सामने एक छोटी सी समस्या थी। समस्या ये था कि इजराइल और पाकिस्तान की दूरी करीब 3200-3300 किलोमीटर के आसपास था। ऐसा कोई हथियार था नहीं कि एक बार वहां से उड़कर इजराइल से डायरेक्ट पाकिस्तान चले और फिर पाकिस्तान पे हमला करके वापस लौट पाए इजराइल। एक बार में इतनी लंबी उड़ान लगाना मुश्किल था। इतनी लंबी दूरी की टारगेट को खत्म करने के लिए उनके जहाजों को रास्ते में ईंधन की जरूरत पड़ेगी। इजराइल का कहना था कि वह इजराइल से डायरेक्ट गुजरात के आर्मी बेस पर जाएंगे और वहां से रिफिल करके फिर पाकिस्तान को उड़ाते हुए वापस इजराइल लौट आएंगे। इसी बात के लिए इजराइल ने इंडिया से परमिशन मांगा। इजराइल ने उस समय फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेजा और मीटिंग करवाई गई। मीटिंग में मोरारजी देसाई साथ में बैठे और फिर वही हुआ, निराशा का हाथ लगा। मोरारजी देसाई इजराइल को साफ मना कर दिए। उनका मानना था कि इजराइल को पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए इंडिया का कोई जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस बात से सब प्लान पे पानी फिर गया। मोरारजी की इस बात से इजराइल और आईवी रॉ पूरी तरह से निराश हो गया। भारत से भेजा गया एजेंट फिर भी अपना काम वहां पे करते रहे, बहुत तरह की जानकारी भारत को देते रहे। फिर पाकिस्तान में भी 1978 में सैनिक का तख्ता पलट होता है। उस समय जियाउल हक पाकिस्तान के सेना के प्रमुख थे। जुल्फिकार अली भुट्टो से सत्ता छीनकर जियाउल हक खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोरारजी देसाई और जियाउल हक में अच्छी दोस्ती थी, दोनों में खूब बनती थी। दोनों रात को घंटों बातें करते रहते थे। एक दिन बातों ही बातों में मोरारजी बोल दिए कि जनाब आपके वहां जो हो रहा है वो सब हमको पता है। यह बात जियाउल जी को खट से लगा। इनका इशारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में था। फिर क्या था, जियाउल हक समझ गए और फिर तुरंत अपने खुफिया विभाग ISI को एक्टिव कर दिए। इसके बाद जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ISI ने एक एक करके बहुत से एजेंट को चुन चुन कर खात्मा करने लगे। इंडिया के जो भी एजेंट पकड़ा जाता उसे सीधे वो लोग मौत के घाट उतार देते। मोरारजी देसाई की एक गलती ने भारत को कई जाबाज ऑफिसर को खो दिया। इसको लेकर उनकी बहुत निंदा भी किया जाता है। डोभाल जी किसी तरह वहां से निकल गए और भारत पहुंच गए। ऐसे डोभाल जी पर भी कई बार खतरा आया। वो पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। एक बार की बात है, पाकिस्तान में कहीं पे कवाली हो रहा था। डोभाल जी देख रहे थे, तभी उनकी नकली दाढ़ी साइड से निकला हुआ था जो साफ दिख रहा था। उनकी निकला हुआ दाढ़ी देखकर एक लड़का ने टोक दिया कि जनाब आपका दाढ़ी निकल रहा है। फिर क्या था, वहां से डोभाल जी जैसे तैसे बच के भागे। इसी तरह से एक और घटना है। एक बार डोभाल जी किसी दरगाह पर नमाज अदा करके आ रहे थे, तभी उनको एक मौलाना जैसा दिखने वाला एक इंसान ने उनको बुलाया और डोभाल जी से कहा कि वो हिंदू है। डोभाल जी बोले नहीं, मैं तो मुस्लिम हूँ, 3 वक्त का नमाज अदा करता हूँ। फिर उस इंसान ने कहा कि नहीं, आप हिंदू हो क्योंकि आपका कान छेदा हुआ है और एक हिंदू ही होता है जो कान छेदाता है। तो डोभाल जी बोले बात ऐसी है कि मैं पहले हिंदू था और बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ हूँ। लेकिन उस आदमी ने नहीं माना और उस आदमी ने डोभाल जी को बगल में अपने घर पे ले गया। वहां जाकर उस आदमी ने एक अलमीरा से शंकर भगवान और दुर्गा भगवान की कुछ मूर्ति दिखाए और कहा कि मैं भी हिंदू हूँ। एक समय मेरे पूरे परिवार को यहाँ पे मार दिया गया है और हम किसी तरह से छुपते छुपाते अपने जीवन गुजार रहे हैं।
उन्होंने डोभाल जी को राय दिया कि तुम एक काम करो, तुम्हारा जो कान छिदा हुआ दिख रहा है उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। फिर बाद में डोभाल जी प्लास्टिक सर्जरी करवा लिए। तो ये था अजीत डोभाल जी की पाकिस्तान की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।